शहबाज शरीफ वजीर आजम, लेकिन इख्तियारात कहीं और। पेट्रोल की कीमतों में 300 रुपए से लेकर 500 रुपए तक इजाफा मुतवक्के। क्या मुल्क को IMF के हाथों गिरवी रख दिया गया है? नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से नाराज। शहबाज शरीफ भाई को मनाने जाती उम्रा पहुंच गए। होली के त्योहार पर पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ यकजहती और भारत में मुसलमानों पर इंतहा पसंद हिंदुओं के हमले, खवातीन से बदतमीजी। लंदन में मौजूद PTI के हामी यूट्यूबर हैदर मेहंदी को अल्ताफ हुसैन ने आड़े हाथों ले लिया। फैसल वाबडा MQM के उम्मीदवार ही नहीं, रवा माली साल में अब तक सिर्फ 2-2.5 माह में कराची में 45 अफराद डाकुओं की गोलियों का निशाना बन चुके हैं। सिंध हुकूमत गुलाम नबी मेमन को सिंध का IG मुकर्रर करवाने में कामयाब हो गई। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूं, मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि आप थिंक TV HD चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बात कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव ज़रूर हैं, लेकिन असल इख्तियारात किसी और के पास हैं। इक़्तिसादी राब्ता उमूर की जो कमेटी थी, जिसमें वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने खुद अपने आप को चेयरमैन जो है वो बनाया था, वो एक रोज़ बाद ही फैसला तब्दील हो गया और उन्होंने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के चेयरमैनशिप से उनको हटना पड़ा और जो वज़ीर ख़जाना हैं, जो टेक्नोक्रेट हैं, जो ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून के नहीं हैं, सियासी शख्सियत नहीं हैं, कहीं से लाए गए हैं, उनको जो है वो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया है। और ये सिर्फ एक दिन बाद ही जो है ये नोटिफिकेशन इस हवाले से जो है हुकूमत पाकिस्तान को जो है वो जारी करना पड़ा है। इससे कबल जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इरसा के चेयरमैन का तकर्रुर किया था, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और खुसूसन सिंध के वज़ीर आला ने बड़ा एहतजाज किया था और वज़ीर आज़म को अपना फैसला फौरी वापस लेना पड़ा था। फिर जो दो अहम ओहदे हैं, 2 अहम वजारतें हैं जो कहते हैं कि हुकूमत की जान जो है वो समझी जाती है, जिसमें वजारत ख़जाना और वजारत दाखिला। तो ना वजारत दाखिला मुस्लिम लीग नून की है, ना वजारत ख़जाना जो है वो मुस्लिम लीग नून की है। और जो ख़जाना का जो महकमा है, जो जिसके बारे में ये कहा जाता था कि ये तो इसाक डार का जो है वो घर की मतलब है, जिसे कहना चाहिए कि वो तो उस पर उसका हक है इसाक डार का, उसी को वज़ीर ख़जाना होना है। तो इसाक डार वज़ीर ख़जाना तो क्या होते, वो किसी इक़्तिसादी राब्ता कमेटी या किसी जो माली मामला से मुतालिक किसी किस्म के भी जो मामलात हैं, उससे इसाक डार कोसों दूर हैं और दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिए गए। यानी जो नवाज शरीफ साहब हैं, उनके जो करीबी लोग हैं, उनमें यकीनन एक तो राना सनाउल्लाह साहब भी थे और इसाक डार साहब तो उनके समधी भी हैं, तो इस तरह और वो बहुत लोग भी हैं। लेकिन जो नवाज शरीफ के करीबी लोग थे, उनको शहबाज शरीफ के साथ ज़रूर खड़ा किया गया है, लेकिन नवाज शरीफ से दूर कर दिया गया है। और अब ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब की सारी दिलचस्पी जो है वो सिर्फ सूबा पंजाब और अपनी बेटी की चीफ मिनिस्टरशिप में है। उन्होंने अपने भाई को अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ना चाहते हुए भी बादल नख्वास्ता मुल्क का वज़ीर आज़म तो बनवा दिया है, लेकिन उन्होंने वो इस बात पर भी सुख का सांस लेते हैं कि ठीक है, वो वज़ीर आज़म इन हालात में नहीं बने जिस किस्म के हालात हैं, जिसमें इंतहाई बहरानी कैफियत है, माशी बहरान है और वो बड़े फ़ैसले जो हैं वो मकबूल फ़ैसले जो है बल्कि गैर मकबूल फ़ैसले करने पड़ते। तो वो वज़ीर आज़म तो ना बन सके, लेकिन वो इस बात पर भी खुश हैं या मुतमईन हैं या उन्होंने सुख का सांस लिया है कि उन्होंने अपनी साहबजादी को जो है वो बाकायदा वज़ीर आला पंजाब, सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला बनवा कर जो है वो एक बड़ा टारगेट जो है वो अचीव कर लिया है। और नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि नवाज शरीफ साहब की इससे पहले भी जब भी वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, तो उनकी सिवाय पंजाब के और किसी सूबे में कभी कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं रही। कभी भी सिंध के मामले में, कराची के मामले में बयानात ज़रूर आते रहे, लेकिन उनकी कभी भी कोई उनकी सारी तवज्जो सारा फोकस हमेशा पंजाब पे ही रहा। और यही वजह है कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून सिंध को, जो ये हम पहले ही बता चुके हैं
कि कभी भी जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं किया, कभी दिलचस्पी नहीं ली और मुस्लिम लीग नून को यहाँ जो है वो मजबूत करने की ज़रूरत नहीं महसूस की। उनका सारा फोकस पंजाब पे रहा और अब भी उनका फोकस जो है पंजाब ही है और वो चाहते हैं कि उनकी बेटी जो है मरियम नवाज़ जो सूबे की वज़ीर आला हैं, वो पंजाब के लिए इस कदर काम करें या इतने बड़े काम करें या पंजाब के लोगों को इस तरह मुतमईन करें कि वो उनकी, चूँकि वो तो अब तकरीबन सियासत से जो है वो दूर हो गए हैं, बाहर हो गए हैं। तो उनकी जो साहबजादी जो हैं, जो उन्होंने जिस तरह उसको जो लॉन्च किया है, तो वो कम से कम जो है वो आइंदा की जो है वो सियासी बागडोर जो है वो संभालें, उनकी जगह ले सकें। तो नाज़रीन, एक तरफ तो ये कि इख्तियारात किसी और के पास हैं, वज़ीर दाखिला जो है वो ज़ाहिर है कि जिसके हैं और वज़ीर ख़जाना जो हैं वो जिसके हैं, ये पता है। और राना सनाउल्लाह साहब ने ये ज़रूर कह दिया है कि ये जो दो अहम वजारतें यानी मोहसिन नकवी बहैसियत वफाकी वज़ीर दाखिला और जो औरंगज़ेब साहब हैं वज़ीर ख़जाना, ये जब तक शहबाज शरीफ के काबीना में शामिल हैं, हुकूमत में शामिल हैं, तो समझ लें कि शहबाज शरीफ की हुकूमत को कुछ होने वाला नहीं है। यानी ये दो लोग अहम हैं और ये दो लोग जो हैं वो ज़ाहिर है कि मुस्लिम लीग नून के नहीं हैं और इनको जो है वो ना चाहते हुए भी मुस्लिम लीग नून जो है वो ओन करने पर जो है वो मजबूर है। और इसी तरह हम आपको और बताते चले कि जिस तरह सेनेट के इलेक्शन में कराची से जो एक उम्मीदवार फैसल वापडा, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो भी ज़ाहिर है कि ना तो एमक्यूएम पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं, ना पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं और वो तो ख़ुद कहते हैं कि मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद का सीज़न चल रहा है। तो उनके बारे में एक जो इंटरव्यू जो चल रहा है, एक टेलीविज़न पर जो एक क्लिप भी चल रहा है, जो डॉक्टर दानिश ने एक इंटरव्यू लिया है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का, तो उन्होंने साफ कहा है कि फैसल वापडा हमारे उम्मीदवार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, हमसे ये कहा गया था कि जी आप तजवीज़ और तायद कुनिंदा ये हमसे मांगे गए थे, जो हमने दे दिए, इसके अलावा और कुछ नहीं है। यानी वोट देने का भी वो कह रहे हैं कि हमने कोई वोट देने का फैसला नहीं किया, ना तो उनसे कोई वोट, सेनेट में उनको कोई वोट देने का वादा किया है। लेकिन यहाँ क्या खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी बहैसियत एड हॉक कमेटी के सरबराह या जो पहले कमेटी थी उसके कन्वीनर थे, क्या वो बाख्तियार हैं? चूँकि जब खालिद मकबूल सिद्दीकी ये कह रहे हैं कि वो उम्मीदवार नहीं है फैसल वापडा और ये है कि उनको एमक्यूएम पाकिस्तान ने वोट देने का कोई वादा नहीं किया, तो फिर कैसे एमक्यूएम के रहनुमा ने जो है उनके ये ऐलान कर दिया कि फैसल वापडा की हिमायत का ऐलान किया और उन्हें वोट देने का ऐलान किया। तो ये बताया जाता है कि फैसल वापडा की जो सेनेट के इलेक्शन में जो वोट देने की बात है, तो उसमें एमक्यूएम पाकिस्तान में जो है बड़ी दरार पाई जाती है, बड़ी तकसीम पाई जाती है। और ये कहा जा रहा है कि जो एमक्यूएम पाकिस्तान के उनके जो अहम रहनुमा हैं और जो साबका जो राब्ता कमेटी थी 80-90 अरकान की, उसमें से भी, और जो इस वक्त की भी जो राब्ता ये जो एड हॉक कमेटी है उसमें भी, और जो एक अक्सरियत है सीनियर जो रहनुमा है उनकी भी, वो इस बात पे हैरान है कि भाई फैसल वापडा को हम क्यों सपोर्ट करें, क्यों वोट दें, जबकि वो एमक्यूएम में ज़ाहिर है कि ना तो शामिल हैं, ना वो एमक्यूएम के उम्मीदवार हैं। तो इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि जो दीगर जो एमक्यूएम के उम्मीदवार हैं उनको वोट देने के हवाले से, जिसमें आमिर चिश्ती साहब का नाम सर फहरिस्त है जो एमक्यूएम के उम्मीदवार हैं, और कहा जाता, और 2 दफ़ा उनको पहले कौमी असम्बली का टिकट दिया गया, 2018 के इलेक्शन में भी, ज़मनी इलेक्शन में भी वो कामयाब नहीं हो सके। तो अब एमक्यूएम पाकिस्तान ने उनको सेनेट का उम्मीदवार बनाया है, तो वो कहा जाता है कि वो एमक्यूएम के उम्मीदवार हैं, या और भी जो 1-2 और लोग हैं वो एमक्यूएम के उम्मीदवार हैं, तो उनको वोट दिया जाएगा। तो एक तो फैसल वापडा के बारे में बड़ी कन्फ्यूजन पाई जाती है और कोई फ़ैसला जो है वो अभी तक नहीं। और जो एड हॉक कमेटी भी जो है उसके जो सरबराह है ख़ुद खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, उन्होंने भी ज़ाहिर है कि इसका एक अपने इंटरव्यू में कह दिया है। तो एक तो नाज़रीन ये फैसल वापडा के हवाले से सूरत हाल ये है कि एमक्यूएम तकसीम नज़र आती है और सेनेट के इलेक्शन में। और फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का ये जो बयान कि जी हमसे तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा मांगा गया था, तो भाई आपसे मांगा गया था, आपने दे दिया, तो आपने भी तो कुछ मांगा होगा उनसे, फैसल वापडा साहब से, या जिसने भी फैसल वापडा साहब के लिए कहा होगा, तो वो नहीं बताया खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने। और ऐसे सेनेट के इलेक्शन में ऐसे कोई सपोर्ट किसी को मुफ्त में नहीं करता, बिला वजह नहीं करता। और तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा तो बड़ा अहम मामला है कि यहीं से बात शुरू होती है। अगर आप तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा ही अगर ना देते तो वो उम्मीदवार ही ना बन पाते सेनेट के।
तो आखिर जब खालिद महमूद सिद्दीकी साहब ये कहते हैं कि हमसे मांगा गया था, हमने दे दिया है, फिर जब उनसे ये सवाल किया गया कि भाई आप पे कोई दबाव है, ज़ाहिर है कि आप पे दबाव हो सकता है कि जी आप इन्हीं को अपना उम्मीदवार बनाइए और बहुत से मामले, तो उन्होंने कहा नहीं कोई दबाव नहीं, दरख्वास्त है। यानी ये तो उन्होंने तस्लीम कर लिया, तो ज़ाहिर है वो दबाव को दबाव तो नहीं कहेंगे, उसको दरख्वास्त के ज़ुमरे में ले आएंगे, तो वो दरख्वास्त के ज़ुमरे में ले आए, तो भाई दरख्वास्त भी जो है वो रद्द भी की जा सकती है, तो मंजूर भी अगर की जाती है तो किसी बुनियाद पर की जाती है, कोई अपना मुतालबा मनवाने के बाद की जाती है। तो बड़ा मुतज़ाद उनका ज़ाहिर के इंटरव्यू है, एक बात वो कह भी रहे हैं, दूसरी तरफ वो उसकी तरदीद भी कर रहे हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन आपको बताते चलें कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं उस हवाले से बड़ी कहा जाता है कि समरी भी तैयार हो चुकी है कि कम से कम जो है वो 100 रुपये इजाफा जो है वो तजवीज़ किया गया है। वो फौरी तौर पे 100 रुपये इजाफा तो ज़ाहिर है नहीं किया जाएगा, ये तो मुमकिन नहीं है इन हालात में, लेकिन पेट्रोल अगर वैसे ही अगर 285 रुपये है और अगर उसमें 18-20 रुपये का भी अगर इजाफा होता है तो वो 300 रुपये से जो है वो कीमत उसकी क्रॉस कर जाएगी। तो कहा यही जाता है कि जो वादा किया गया आईएमएफ से, क्योंकि ऐसा लगता है कि बिल्कुल आईएमएफ के हाथों जो है वो गिरवी रख दिया गया है मुल्क को, और जो आईएमएफ कह रहा है वो मजबूर है उनकी शराइत मानने पर। तो पेट्रोल के मामले में कहा जा रहा है कि बिल्कुल 15-20 रुपये या 25 रुपये तो अभी बढ़ा दिए जाएंगे, जो 1 अप्रैल से जो नई कीमतें होंगी, और इसके बाद जो है कहा जा रहा है कि इसके बाद जो 1-2 महीने बाद ये पेट्रोल की कीमत 500 रुपये तक जाएगी। इसी तरह बिजली के नरखों में कहा जा रहा है कि जनाब ये जो 50-55 का जो यूनिट है ये भी 100 से 150 रुपये तक जाएगा, और गैस के यूनिटों में, गैस की जो कीमतों में उसमें भी कहा इजाफा जो है ये बताया जा रहा है कि जिसका बिल, गैस का बिल पहले 100 रुपये आ रहा था वो अब 600 रुपये आएगा, और जिसका 600 रुपये आ रहा था उसका 1500 रुपये आएगा। यानी ये तो एक मिसाल है, यानी इस एतबार से जो है वो गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं। अच्छा, फिर हुकूमत कहती है कि जी हम महंगाई कम कर रहे हैं, या महंगाई कम करने के लिए वज़रा की ड्यूटी लगा दी है कि वो बाज़ारों में जाएं और रेट कम कराएं। भाई आप जब तक ये रेट बढ़ा, पेट्रोल का रेट बढ़ने से हर चीज़ के रेट बढ़ जाते हैं, कैसे महंगाई कम होगी? बिजली के रेट बढ़ने से, गैस का रेट बढ़ने से। तो हुकूमत का काम यह है कि ये 3 चीज़ें जो हैं कम से कम यहाँ कमी करे तो उसका असर जो है आम रोज़मर्रा की अशिया पे पड़ेगा। लेकिन अगर आप पेट्रोल की कीमत को बिल्कुल ऐसा इजाफा कर देंगे कि जिसकी कोई किसी किस्म की कोई इंतहाई कोई रोकथाम ही ना हो, तो ज़ाहिर है कि उससे हर चीज़ की कीमतें बढ़ेंगी। फिर आप जो बिजली का बिल आएगा, तो कहा यह जा रहा है, एक अंदाज़ा ये है या तज्ज़ियाकार भी ये कह रहे हैं कि जिस तरह आइंदा आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ने वाली है, उससे ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि हुकूमत ने आईएमएफ के कहने पर महंगाई को इस सतह पर ले जाना है कि लोग भूख से मरें। तो वो जो एक आबादी में कम करने का जो एक प्लान होता है कि जी हमारे मुल्क की आबादी जो है बहुत ज़्यादा बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है, हालांकि इससे कहीं ज़्यादा तेज़ी के साथ और ममालिक की भी बढ़ रही है, लेकिन कहते हैं कि जी कि पाकिस्तान में आबादी का जो दबाव है वो कम करने के लिए, आबादी कम करने के लिए अब यही तरीका रह गया है कि इतना महंगा कर दो चीज़ों को कि वो गरीब की पहुंच से जो है वो बिल्कुल गरीब की पहुंच में ना रहें, और गरीब खुदकशियां करें और खुदकशियां कर करके मरें भूखे। ज़ाहिर है जब रोटी खाने को नहीं होगी, इतने महंगी कौन इतनी महंगी चीज़ें खरीदेगा जितनी महंगाई होने वाली है। पेट्रोल 500 रुपये का अगर हो जाता है, बिजली अगर 100-150 रुपये की हो जाती है, गैस और जिस तरह महंगी हो रही है, तो जब लोगों को खाने को नहीं मिलेगा, एक वक्त की जो रोटी अब मिल रही थी अब वो भी नहीं मिलेगी, तो लोग खुदकशियां नहीं करेंगे, लोग भूख से नहीं मरेंगे, तो क्या होगा? तो कहा जाता है कि ये भी प्लान का हिस्सा है कि ज़ाहिर है भूख से वही मरेगा जिसके पास खाने को रोटी नहीं होगी, जिसके पास जो है वो गैस, बिजली के और पेट्रोल खरीदने के पैसे नहीं होंगे, तो वो ज़ाहिर है खुदकशी करेगा या वह भूख से मरेगा। तो ये एक प्लान किया गया है लोगों को, कहते हैं कि गरीब को गुर्बत मिटाने की बजाय गरीब को मिटाने का प्लान जो है वो बना लिया गया है ताकि इस तरह आबादी को कम किया जाए। यानी आबादी को कम करने का तरीका ये किया गया है कि लोगों को जिंदा दरगोर कर दिया जाए, लोगों को भूख से मार दिया जाए, और इसके सिवा और कोई बात नज़र नहीं आती है जिस तरह की महंगाई हो रही है। आप ये देखें कि जो अशराफिया की और उमरा की और हुक्मरानों की जो अय्याशियाँ हैं, उनकी जो मराहतें हैं, वो अपनी मराहत को कम करने को किसी तौर पे तैयार नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ गरीब पे जो है वो सारा बोझ डालना चाहते हैं। तो नाज़रीन, एक तो ये बड़ा ख़तरनाक मंसूबा है गुर्बत कम करने की बजाय या गुर्बत मिटाने की बजाय गरीब को मिटाने का, वो और गरीब को मिटाने का जो मंसूबा है उनको
भूख से मारने का है। और फिर दूसरी तरफ जिस तरह स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं, यानी अब तक जो है वो जनवरी फरवरी और अब तक जो है कहा जाता है कि 45 अफराद डाकुओं की गोलियों का निशाना बन गए हैं। और इस रमज़ान में तो रोज़ाना 1 2 3 वाक़यात हो रहे हैं और डाकू जिस तरह दीदा दिलेरी के साथ, लगता है कि किसी किस्म की कोई हुकूमत नहीं है, किसी किस्म की कोई इंतज़ामिया नहीं है और ख़ुद पुलिस में जो है वो डाकू जो है वो भर्ती हो चुके हैं, वो ख़ुद वारदातें कर रहे हैं। और वारदातें कहाँ हो रही है? एसएसपी सेंट्रल ऑफिस के बाहर जो है करीब, और जितने पुलिस के अफसरान हैं उनके दफातर के बाहर, उनके दफातर के करीब वारदात। तो जो लोग जो इतने आला अफसरान जो हैं पुलिस के, वो अपने दफातर के करीब की जो जगहें हैं वहाँ वो अगर वो महफूज नहीं है, तो फिर शहरी जो छोटी छोटी कच्ची आबादियों में या और जो शहरी लोग जो रह रहे हैं वो कहाँ। तो बड़ी तेज़ी के साथ जिस तरह क्राइम रेट बढ़ रहा है, जिस तरह लोगों को गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है, और जाहिर है इसके अलावा कोई चारा नहीं है। क्राइम, स्ट्रीट क्राइम तो बढ़ेगा जब आप इतनी महंगाई कर देंगे, जब आप पेट्रोल इतना महंगा कर देंगे, जब किसी, अच्छा फिर रोजगार नहीं है, जब आप लोगों को नौकरियां नहीं देंगे, रोजगार नहीं देंगे, लोग बेरोजगार होंगे, और जिनके पास छोटा मोटा रोजगार है वो भी अगर अपनी एक वक्त की रोटी नहीं खरीद सकेंगे, तो फिर स्ट्रीट क्राइम नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? तो हुकूमत की इस जानिब कोई तवज्जो नहीं है। लगता ऐसा है कि हुकूमत भी ये चाहती है कि स्ट्रीट क्राइम भी बढ़े, लोग भूख से भी मरे, लोग गुर्बत में भी मरे, और लोग जो है वो स्ट्रीट क्राइम के ज़रिए डाकुओं के हाथों भी लुटें। और जब लोगों को जो है वो ज़ाहिर एक वक्त की रोटी नहीं मिलेगी तो वो स्ट्रीट क्राइम भी दिल खोल कर करे। और देखे ना, शरीफ आदमी और गरीब आदमी तो ज़ाहिर है कि वो सफ़ेद पोशी में जिस तरह गुजारा करता है, उसको तो वो तो बेचारा कहीं लाइन में नहीं लग सकता। ये जितने जो दस्तरखान खुले हुए हैं यहाँ, तो वो कहते हैं कि वो मुस्टंडे जो हैं, वो जो कहते हैं कि हट्टे कट्टे लोग जो मेहनत मजदूरी नहीं करना चाहते, वो खाने के लिए पहुंच जाते हैं और लाइन में लगे हुए होते हैं। लेकिन जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो कभी भी लाइन में लगना गवारा नहीं करते। वो घर में बैठ के अपनी सूखी रोटी, पानी के साथ रोटी या किसी तरह भी वो अपने पेट पे पत्थर बांध लेते हैं। लेकिन वो इस तरह लाइनों में जिस तरह लोग लग रहे हैं, ये तो बिल्कुल हरामी का। और फिर भाई आप ये क्यों, आपने लोगों को भिखारी क्यों बनाया हुआ है? लोगों को आप जो दस्तरखान लगा, आप कारखाने खोलें, आप उनको रोजगार दे दें। ये बड़े कहते हैं जी, हम सेठ ने कहा है कि जी, सेठ का कहना है कि जो मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगा वो मैं जो है वो गरीब आदमी के बच्चे को खिलाना चाहता हूँ। तो भाई गरीब के बच्चे को आप वो गाड़ी भी दिला दो ना जो आप अपने बच्चे को गाड़ी दिलाते हो, वो सहूलतें भी दे दो ना गरीब के बच्चे को जो आप अपने बच्चे को दी हुई है। ये एक वक्त तक खाना खिला के गरीब पे आप क्या एहसान कर रहे हैं? दूसरे वक्त तक खाना वो कहाँ से खाएगा? तो भाई जो भी बिल्डर हैं, जो बड़े बड़े जो सेठ हैं, वो कम से कम जो भी उनका जितना भी कारोबार है, खरबपति वो लोग हैं, कम से कम 10-20 लोगों को ही रोजगार पे रख दें। इसी तरह गुर्बत, ये जो बेरोजगारी का खात्मा होगा और वो गरीबों की इसी तरह मदद कर सकते हैं, लेकिन भिखारी ना बनाएं। और नाज़रीन, लंदन में जो एक यूट्यूबर हैं हैदर मेहंदी साहब, और वो ज़ाहिर है कि वैसे तो इमरान खान साहब के बहुत सपोर्टर हैं, पीटीआई के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, और अब तो पीटीआई ने भी उनसे ज़ाहिर है कि हाथ उठा लिया। लेकिन उन्होंने हैदर मेहंदी ने एक इल्ज़ाम लगाया बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन पर कि जी उन्होंने माजी में जो है वो पैसे लिए थे, फ़ौज से पैसे लिए थे, ब्रिगेडियर साहब जो गए थे उनको पैसे देने। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो यौम तासीस का जो कल प्रोग्राम हुआ है 23 मार्च को लंदन में, वहाँ ख़िताब करते हुए और बहुत सारी बातों के साथ इस इल्ज़ाम के बारे में कहा है कि ये इल्ज़ाम बिल्कुल झूठ पे मबनी है, गलत इल्ज़ाम है। उन्होंने वो इस पे जो है बाकायदा माफ़ी मांगे। इस पे बाकायदा एक बयान भी जारी हुआ है, वो हम बयान आपको बता देते हैं कि बानी मुत्तहदा ने मारूफ यूट्यूबर हैदर मेहंदी से कहा है कि वो मुझ पर बहुतान तराशी की वजाहत करें, बसूरत दिगर मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखता हूँ। अल्ताफ़ हुसैन ने लंदन में MQM के 40वें यौम तासीस के इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा है कि आज जो बरोज़ हफ्ते को हैदर मेहंदी ने यूट्यूब पर अपने प्रोग्राम में मुझ पर यह झूठा इल्ज़ाम लगाया कि साबिक आर्मी चीफ जनरल असलम बेग ने अपने दौर में जिन सियासतदानों में करोड़ों रुपए बांटे, इनमें अल्ताफ़ हुसैन भी शामिल हैं और उन्होंने भी जनरल असलम बेग से पैसे लिए। अल्ताफ़ हुसैन ने कहा कि हैदर मेहंदी को मुखातिब करते हुए बानी मुत्तहदा ने कहा कि मुझे मालूम है कि आप पाकिस्तान नहीं जा सकते, तो आप जनरल असलम बेग को टेलीफोन करके कहें कि वो कुरान पर हाथ रख कर बताएँ कि उन्होंने
50 लाख रुपए जिस ब्रिगेडियर के हाथ भेजे थे, क्या अल्ताफ़ हुसैन ने वो रकम ली थी? मैं जर्नैलों और ब्रिगेडियर्स की भेजी हुई भारी रकम को ठुकरा चुका हूँ और इस वक्त भी अल्ताफ़ हुसैन ने रकम लेने से साफ इनकार करते हुए कहा कि मेरी दोस्ती वतन की खातिर है और जहाँ इस दोस्ती में पैसा आया वहाँ हुब्बुल वतनी मशकूक हो जाएगी। तो अल्ताफ़ हुसैन का कहना यही था कि उन्होंने ज़ाहिर है कि वो मुहब्बे वतन है। तो नाज़रीन, ये हमारी आज की गुफ्तगू। इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त दूँ, मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि आप थिंक टीवी एचडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। इसके साथ ही आज की इस निश्चित से साबरी अली को इजाज़त। अल्लाह। थिंक टीवी एचडी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।